वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जी इस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनीष मिश्रा और आज आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि कल आपने वीडियो में पार्ट 3 देखा होगा वैदिक सभ्यता का, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, कई सारे लोगों ने उसका आंसर भी किया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई जो है बहुत लेट देते हैं, यानी कि आंसर थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता भी हूँ, ऑप्शन भी पढ़ता हूँ, उसके बावजूद भी जो है आप आंसर जो है सही नहीं देते हैं और इसके अलावा काफ़ी लेट आंसर आप जो है देते हैं। चलिए, तो आज आप सभी की डिमांड में मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान का एक टॉपिक कोशिका। और जीव विज्ञान में लगभग कोशिका से जुड़े हुए जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। लगभग कोशिका के 2 पार्ट में मैं जो है इस वीडियो को रखूँगा। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी सारे लोग जो है जुड़ें। पहले तो आप लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में और कोशिश करिए कि उनको बुलाइए ताकि वो भी साइंस की इस टेस्ट सीरीज़ में शामिल हो सके। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी ब्राउन। जल्दी आंसर करिए इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं और इनको सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी इसका सही आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। यानी कि सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है या विभाजित करती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। देखिए, जो लोग साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सरल और बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपसे बनने ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, साइंस अगर कवर करना है तो बेसिक क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या है? सॉरी, चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो हमें पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, यानी कि जब राइबोसोम प्रेजेंट ना हो तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर करिए। आप लोग लेट रिप्लाई करते, एक तो लेट जो टाइमिंग है वीडियो की वो 6 बजे से है और 6 बजे की जगह आप 6:10 में आते हैं और आधे क्वेश्चन में आते हैं, और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर भी आप टाइम से नहीं देते हैं। आप दुनिया भर की पंचायत करने में लगे रहते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। यदि राइबोसोम ना हो कोशिका में तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन, ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। बताएं जल्दी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बताइए क्या नहीं होगा? भोजन का अवकरण या ऑक्सीकरण, पाचन या अवशोषण? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिका? बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिका? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप आंसर करिए कौन कौन सा, इसका कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। निश्चित रूप प्रदान करने का काम कौन करता है, जल्दी बताइए। देखिए अभी भी सब लोग बातें करने में लगे हुए हैं। आशु सर आपसे निवेदन है कि कृपया स्टूडेंट्स को बोलें कि आंसर दें, जल्दी करिए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम कौन करती है, कोशिका भित्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल कहलाता है। गोल्जिका कहलाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है कि राइबोसोम कहलाता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ होते जाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो उसका आंसर आप आसानी से दे देंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसका आंसर नहीं मालूम होगा, आप गलत कर देंगे। जल्दी बताइए। जो कोशिका के अंदर महीन, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का जो घना जाल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गोल्जिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं? बताइए जल्दी जल्दी, बिल्कुल फास्ट। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका है? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन अभी ही जस्ट पूछा गया है। बताइए प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका है? जल्दी बताएं। देखिए आज केवल मैंने 24 से 25 क्वेश्चन ही रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एक तो आप ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन रखे। और साइंस की ही अभी कंटिन्यूस सीरीज चलेगी क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। अभी मैंने बताया था ना कि यदि राइबोसोम नहीं हो तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते थे कि इसका सही आंसर क्या होगा, राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी रिक्तिकाएं या उपयुक्त सभी? बताइए जल्दी आंसर करिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बताइए क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपयुक्त सभी? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लवक भी पाया जाता है और रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। वैक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, प्लास्टिड लवक को कहते हैं, और कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये तीनों ही प्लांट सेल में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन ए गोल्जिका है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन अभी जस्ट आया है। जिस प्रकार से प्रोटीन निर्माण वाला आया था वैसे कोशिकीय श्वसन से संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है अभी। जल्दी बताइए कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम? जल्दी आंसर करें इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का, कोशिका के श्वसन का प्रमुख सक्रिय स्थल माना जाता है। ठीक है ना।
चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अवर्णी लवक, जिसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अवर्णी लवक मुख्यतः यानी ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में। जल्दी आंसर करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हिंदी नाम से ही आप जान जाएंगे अवर्णी लवक, यानी जिसमें कोई वर्ण न हो, कोई रंग न हो। बताइए किस में पाए जाएंगे? चलिए बिल्कुल सही, सभी लोग लगभग इसका आंसर सही दिए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जड़ों की कोशिकाओं में जो है ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। यह कोई भी रंग नहीं देता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद रंग प्रायः कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रंग इसे अवर्णी लवक इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट या ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। जल्दी आंसर करें, इसका सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताइए। यानी कि जो पौधे के फूल और बीज होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, इफेक्टिव रंग, एट्रैक्टिव रंग, कलर कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, यानी क्रोमोप्लास्ट ही फूलों तथा बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लगभग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हल्का भी पढ़ा होगा तो आपको बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? विच ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग, ठीक है। बताइए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्जी का है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा? आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग से कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और लगभग आपको बेसिक ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और आपसे बनते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, इसी के अंदर का पूछ लिया है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जल्दी आंसर करें इसका। थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम से होंगे या पढ़ते होंगे, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए कि ऐसा कौन सा एंजाइम उनमें पाया जाता है जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखता है? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। आपको पता है कि जब WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो लाइसोसोम की संख्या ज़्यादा होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा बनने लगता है। इससे हमारे जो ब्लड है, ब्लड सेल्स, वो नष्ट होने लगते हैं और ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखता है? उसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर आपसे नहीं बना तो फिर साइंस पढ़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। अगर देखें तो ये जो सेंटेंस है वो कोशिका सिद्धांत से संबंधित है, सेल थ्योरी से, ठीक है ना। तो इसमें पहले 4 जो है व्यक्तियों के नाम दिए हैं, फिर ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन से व्यक्ति इस अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। तो पहला जो है व्यक्ति का नाम पाश्चर, दूसरा है स्लाइडन, तीसरा है रॉबर्ट हुक, चौथा है टी श्वान। अब ऑप्शन में जो है पहला ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी 1 एवं 2, ऑप्शन सी 2 एवं 3, ऑप्शन डी 2 एवं 4। यानी कि मैं नाम लेके पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल स्लाइडन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पाश्चर एवं स्लाइडन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्लाइडन एवं रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्लाइडन एवं स्वान। जल्दी आंसर करिए। सेल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, सेल थ्योरी में 2 व्यक्तियों के नाम या 1 व्यक्तियों के जो नाम थे वो कौन थे। हल्का भी पढ़ा होगा, बिल्कुल सही। कुछ लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, लगभग सभी सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडन एवं स्वान को सेल थ्योरी के लिए जाना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले 1838, 39, 1838, 39 में सेल थ्योरी को लाया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यानी कौन सा ऐसा ऑर्गन या अंग कोशिका के अंदर प्रेजेंट रहता है जो प्लांट सेल को और एनिमल सेल को जो है अलग करता है, विभाजित करता है, विभेदित करता है, यानी कि जिससे आप उन पर डिफरेंस पता कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका कला, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक, ठीक है। इसका आंसर दें। जल्दी आंसर करें इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही हम अगर देखें तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक बेसिक डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या श्रावण का काम। जल्दी बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रावण का काम। गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य होता है श्रावण का, सर्कुलेशन का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शरीर का यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक मैनेजर, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। जल्दी बताएं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो कि कोशिका का एक अंग है, ये स्वयं के क्या रखता है, डीएनए रखता है। कुछ और भी ऑर्गन से जो रखते हैं, तो डीएनए रखने वाला जो है वो सेंट्रियोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है एपोप्टोसिस, दूसरा है एजिंग, तीसरा है डीजनरेशन, चौथा है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजनरेशन, नेक्रोसिस।
बताइए इसका सही आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एजिंग। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण एजिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आंसर आपके सामने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ऑप्शन सी है गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है ना। ये जब आप साइंस में आपको शर्मा जी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक SER और एक RER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। एक होती है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी कि SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहते हैं। इसका आंसर आप स्वयं देंगे। ठीक है, बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर गोल्जी का न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ठीक है ना। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं या पावर हाउस किसे कहते हैं। चलिए, ये आखिरी के दो क्वेश्चन हैं हमारे सामने। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड, ऑप्शन डी गोल्जी का है। यहाँ प्लास्टिड का अर्थ है लवक से। ठीक है। सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी का। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड, जो कि सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इस वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या ऑप्शन डी अंतः प्रद्रव्य जालिका। जल्दी बताएं, कोशिका झिल्ली कहलाता है या कोशिका भित्ति कहलाता है या टोनोप्लास्ट कहलाता है या अंतः प्रद्रव्य जालिका कहलाता है। बताइए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतः प्रद्रव्य जालिका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है, तो सबसे बाहरी आवरण जो पादप कोशिका है उसका सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जो आज क्वेश्चन देखे वो जीव विज्ञान से संबंधित, जो जीव विज्ञान का एक चैप्टर है कोशिका से संबंधित, लगभग 24 से 25 क्वेश्चन थे। कल इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में साइंस का और कौन कौन सा चैप्टर जल्दी से जल्दी कवर करवाया जाए, आप मैसेज करें, कमेंट करके हमें बताएं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार।